बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स को लेके चल रहे थे और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 18.2 नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। याद रहे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो कुछ मैं इस टॉपिक में आपको यहाँ पे बताऊँगा यही कुछ आपने नोट करना है, इसी को तैयार करना है। चाहे कोई MCQ आएगा या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इंशाल्लाह आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस शर्त यह है कि ये लेक्चर आप पूरी तवज्जो से सुने, समझें और ये सारी चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। अब जो पहला आपने MCQ याद रखना है वो क्या है? वो है इन 1896 हेनरी बैक्यूरेल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या देखा, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले आप ये MCQ नोट कर लें, तैयार कर लें, याद रख लें कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल इन 1896। ये आप एक लाइन याद रख लें। अब डे उसमें से हेनरी बैक्यूरेल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब चमकदार ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। तो ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे क्या मुराद है? तो ये हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, फ्लोरिसेंट और उसके बाद फास्फोरिसेंट। तो अब फ्लोरिसेंट का क्या मतलब है और फास्फोरिसेंट का क्या मतलब है, इनको थोड़ा सा आपने समझने के बाद अगली चीज़ स्टार्ट करनी है। तो अगर फ्लोरिसेंट को आपने समझना है तो इसको इस तरह से समझें कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, गौर से सुने, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर UV रेडिएशंस फॉल करें तो वो ऑब्जेक्ट उन UV रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट ऐसी रेडिएशंस एमिट करे जो कि रेडिएशंस विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही हों, तो जाहिर सी बात है फिर वो ऑब्जेक्ट आपको चमकता हुआ, ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। ये कहलाता है फ्लोरिसेंट। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है करेंसी नोट। ये जो कागज़ का नोट है आपके पास, पैसे हैं कागज़ वाले, 10 का नोट है, 20 का है, 50 का है, 500 का है, 100 का है, 1000 वाला है। तो इस कागज़ के नोट में आपने कभी गौर किया है कि एक छोटी सी तार आपको बारीक सी चमकती हुई दिखाई देती है, वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बनी होती है। तो जब आप इस कागज़ के नोट पे UV रेडिएशंस फॉल करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ही देर के बाद ऐसी रेडिएशंस एमिट करता है कि वो रेडिएशंस विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही होती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, वो तार आपको चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये आपके पास एग्जांपल होगी फ्लोरिसेंट की। बस इतना आपने याद रखना है। अब फास्फोरिसेंट क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के करीब एक लाइट का सोर्स लेके रखते हैं, पास आके रख देते हैं, तो कुछ देर के बाद आप उस लाइट के सोर्स को हटा लेते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसी रेडिएशंस एमिट करता है जो कि विजिबल रीजन के अंदर लाई करती हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है। उसमें आप लाइट के सोर्स को नहीं लेके आते, वहाँ पे UV रेडिएशंस फॉल की जाती हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट के करीब कोई लाइट का सोर्स प्लेस करें, फिर कुछ देर के बाद आप लाइट के सोर्स को पीछे हटा लें, फिर देखें कि वो ऑब्जेक्ट ऐसी रेडिएशंस एमिट करेगा जो कि विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही होंगी, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है? रेडियम वॉचेस की, देखा ना, ये चमक रही होती है, तो ये आपके पास फास्फोरिसेंट है। बस इतना आपने इसमें थोड़ा सा याद रखना है ताकि आपको पता हो कि ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। अब डेसन जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो उसने क्या देखा? आपकी बुक यहाँ से स्टार्ट करती है। ही डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल। उसने देखा कि जो यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल है, यहाँ से कुछ इनविजिबल रेडिएशन जो हैं वो एमिट हो रही हैं। तो जब उसने देखा कि यार इस एलिमेंट से कोई चीज़ निकल रही है, तो इस खोज में लग गया कि पता तो करें यहाँ से क्या निकल रहा है। तो फिर डेयर स्टूडेंट्स उसने देखने की कोशिश की, लेकिन वो रेडिएशन उसको नज़र नहीं आई, इनविजिबल रेडिएशन एमिट हो रही थी। फिर उसने कहा कि इन रेडिएशंस को किसी फिल्म पे हम गिराते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह का बिहेवियर शो करती हैं। तो फिर उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इन रेडिएशंस को फॉल कराया, तो ये फिर वहाँ पे देखने को मिला कि डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये समझ गया कि यार वाकई यहाँ से ना कोई समझने वाली अच्छी चीज़ निकल रही है, पता लगाते हैं कि ये क्या निकल रहा है। तो उसी को जो चीज़ निकल रही थी वो क्या नाम दे रहा है? रेडिएशंस का नाम दे रहा है।
कि भाई यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल से जो है वो इनविजिबल रेडिएशंस एमिट हो रही थी, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पे जब पड़ी तो वो डार्कनेस को प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये उसने डिस्कवर्ड किया। इसी बात के साथ साथ उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया, ये भी देखा कि ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये गैस को आयोनाइज कर सकते हैं। तो गैस की आयोनाइजेशन के लिए इनके पास एबिलिटी मौजूद है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस हैं। ये उसने डियर स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व किया। क्लियर। अब किस तरह से उसने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की आगे चल के देखते हैं। लेकिन इस तरह जिस तरह उसने देखा कि भी कुछ रेडिएशंस जो हैं वो यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल जो है वहाँ से एमिट हो रही हैं, इसी तरह के और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एलिमेंट थे जो रेडिएशंस को एमिट कर रहे होंगे और कर रहे थे। लेकिन पहले इसने ऑब्ज़र्व किया। इसी दौरान 2 साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने बताया कि भाई हम 2 एलिमेंट ऐसे बता सकते हैं जो रेडिएशंस को एमिट कर सकते हैं खुद ब खुद। तो उन दोनों साइंटिस्ट के आपने नाम भी याद रखने हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो वो है आपके पास मैरी क्यूरी एंड पैरे क्यूरी। पैरे क्यूरी जो है ये मैरी क्यूरी का हस्बैंड था, ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना, इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने भी इस काम में सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाया और डिस्कवर्ड किया कि भाई 2 एलिमेंट ऐसे हैं, सब्सटेंसेस ऐसे हैं, पोलोनियम और रेडियम, जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं। खुद ब खुद यहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं, शुआएँ खारिज हो रही हैं, यूँ समझ लें आसान भाषा में। ठीक है जी। तो अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि भी रेडियो एक्टिविटी है क्या, तो इन्होंने मैरी क्यूरी और पैरे क्यूरी की तरफ से जो आने वाली स्टेटमेंट थी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आपने बेटे यही सिर्फ मेंशन कर देना है कि अकॉर्डिंग टू मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, द प्रोसेस ऑफ एमिशन बाय रेडिएशन बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट की तरफ से जो रेडिएशंस की एमिशन है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब हेनरी बैक्यूरेल क्या डेफिनेशन कर रहा है, क्योंकि उसने भी तो देखा था ना कि यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल का जो एलिमेंट है वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। तो उसने कहा जी स्पॉन्टेनियस एमिशन, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। उसने कहा जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, खुद ब खुद होने वाली, यानी कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, खुद ब खुद कुछ हो रहा है। तो जो खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट हो रही हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ से, इसको उसने नाम दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। और फिर आगे मेंशन किया एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट थे अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिनको वो एलिमेंट कह रहा है, ये जो एलिमेंट जिस तरह की रेडिएशंस को एमिट कर रहे थे, उसने कहा जी इनको नाम दे दें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। ठीक है जी। अब ये तो मैंने यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस का मतलब बताया है। फिर इसी हेनरी बैक्यूरेल ने एक स्पॉन्टेनियस का दूसरा भी मीनिंग बताया है। इसने कहा जी ये जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये दूसरा मीनिंग बताएगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, इसको ज़रा समझे हेनरी के अकॉर्डिंग। इसने कहा जी सपोज करें आपके पास ये टोटल 5 एटम्स है, 1 2 3 4 5। तो इसने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ये मतलब समझाया कि भी आप नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके कर जाएगा। ये इतना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हाईली प्रोसेस है, कि आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये कभी भी नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एटम इनमें से पहले डिके कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके जहन में 1 2 3 4 5 इस तरतीब से पड़े हुए हैं, तो पहले ये वाला एटम डिके करेगा, पहले ये वाला एटम डिके करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला। अगर ये आप सोच रहे हैं तो वो कह रहा है ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके कर जाएगा। हो सकता है आप इसके बारे में सोच ही बैठे हो कि पहले ये डिके करेगा लेकिन ये वाला कर जाए, ये हो सकता है, और ये होगा ऐसे ही। और आप सोच रहे हैं कि अगर ये वाला पहले डिके करेगा तो हो सकता है कि ये ना करे, ये वाला पहले डिके कर जाए। तो ये तरतीब वो कह रहा है कि आप कभी भी नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एलिमेंट या एटम पहले डिके करेगा। ये उसने दूसरा मीनिंग बताया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हेनरी बैक्यूरेल
ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था और उसने देखा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियसली जो है वो रेडिएशंस क्या हो रही है, एमिट हो रही हैं, जिसको उसने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। तो ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी ये कौन सी रेडिएशन थी, ये उसने सोचा कि इनके बारे में पता तो लगाएं कि ये किस तरह की रेडिएशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर जब उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें उसको पता लग गया कि ये किस तरह की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है। पूछा जा सकता है कि आपके पास कितनी टाइप्स की रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। तो फिर याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आप यहाँ पे देखें कि आपके पास 3 तरह की जो रेडिएशंस हैं वो एमिट हो सकती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। नंबर 1 अल्फा पार्टिकल्स, नंबर 2 बीटा और नंबर 3 गैमा रेज। तो ये 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब उसने इन तीनों को किस तरह से ऑब्जर्व किया, क्योंकि पहले तो वो कह रहा था कि ये नज़र नहीं आ रही, इनविजिबल रेडिएशंस हैं। तो फिर उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म किया कि एक वैक्यूम चैम्बर, उसके अंदर उसने एक यहाँ पे लेड ब्लॉक में अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्लेस किया, कोई भी आप कंसिडर कर लें। फिर यहाँ से रेडिएशंस एमिट हो रही थी, तो उनको उसने इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया। क्या उसने देखा कि इस पहले वैक्यूम चैम्बर के अंदर ना फील्ड को आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो आपकी अगर 10th की बुक में देखें तो इस तरह के क्रॉस का फील्ड दिखाया गया, क्रॉस का फील्ड। क्रॉस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और बी और क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज, इन टू द पेज, यानी कि पेपर के अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। और डॉट हो तो वो भी फील्ड होता है, वो आउट टू द पेज के लिए शो किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्रॉस वाला फील्ड मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं किया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अगर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब डियर स्टूडेंट, जब इस रीजन में से, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में से ये रेडिएशंस निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, पास करेंगी, तो उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो फील्ड में से जब पास करती हैं तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो बिल्कुल सीधा निकल के जा रही है। अब जब फील्ड में से पास होने के बाद वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, सीधी निकल जाएंगी, तो इसका मतलब है उनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो चार्ज किस पे नहीं होता, गैमा रेज पे नहीं होता। तो गैमा पे चार्ज नहीं होता, इसीलिए सीधी जाने वाली रेज को उसने नाम दे दिया गैमा रेज का। क्लियर। और फिर कुछ ऐसी थी जो यहाँ पे बैंड हो रही थी, लेकिन डिफ्लेक्शन कम शो हो रही थी। वजह, इस तरफ बैंड होने का मतलब क्या है, प्लेट देखें कौन सी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो रेडिएशंस इस तरफ बैंड हो रही है, इसको उसने नाम दिया अल्फ़ा रेज का। अल्फ़ा पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये देखें अल्फ़ा पार्टिकल को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अब क्योंकि इसका मैस बीटा पार्टिकल के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए बेंडिंग यहाँ पे कम है। देखें यहाँ पे बेंडिंग क्या है, कम, और यहाँ बेंडिंग ज़्यादा है। और जो इस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ रेडिएशंस अट्रैक्ट हो रही थी, उनको उसने नाम दे दिया बीटा पार्टिकल्स का। बीटा क्यों कहा, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव, ये देखें ये प्लेट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये रेज जो इस तरफ जा रही थी उसको उसने नाम दे दिया बीटा पार्टिकल्स का। अब बीटा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, क्योंकि इसका अपना मैस जो है वो इस अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरेटिवली क्या है, कम। तो इसीलिए देखें जल्दी डिफ्लेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा लेट डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये उसने डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया। तो इस तरह से रेडिएशंस की जो टाइप्स हैं कि वो रेडिएशन जो एमिट हो रही थी वो कितनी तरह की एमिट हो सकती हैं, तो आप आंसर देंगे 3 तरह की। नंबर 1 अल्फ़ा, नंबर 2 बीटा और नंबर 3 गैमा रेज। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th के इस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक ज़रूर समझ आ गया होगा। जितनी चीज़ें हमने ये छोटी मोटी डिस्कस की हैं, बस इतनी चीज़ें आप याद रख लें, बहुत है। बाकी ये टॉपिक आप जब FSC की सेकेंड ईयर की बुक फिज़िक्स की पढ़ेंगे तो उसके लास्ट चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।